नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत अभी की बड़ी खबर से, और बड़ी खबर लोहरदगा हिंसा से जुड़ी हुई है। लोहरदगा हिंसा पर जिला प्रशासन का बड़ा खुलासा हुआ है। सुनियोजित तरीके से दिया गया घटना को अंजाम। जिले में कट्टरपंथी संगठन के स्लीपर सेल था एक्टिव। सदर थाना क्षेत्र के हिरही में हुई थी ये हिंसा, और हिंसा को लेकर ये एक बड़ा खुलासा हुआ है। रामनवमी जुलूस के दौरान की गई थी आगजनी। लोहरदगा हिंसा की जांच अब तेज हो गई है। लोहरदगा हिंसा को लेकर 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। 3 डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर और 3 एसआई करेंगे जांच। इलाके में चौथे दिन भी बंद है इंटरनेट सेवा। इलाके में धारा 144 लागू है। फिलहाल पुलिस कर रही है हालांकि कैंप। डीआईजी अनीश गुप्ता कैंप में मौजूद हैं। तो ये एक बड़ी खबर, लोहरदगा हिंसा पर जिला प्रशासन का ये बड़ा खुलासा हुआ। चलिए और अधिक जानकारी के साथ आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या कुछ जानकारी इस बाबत आपके पास? जी, आज शांति समिति की जिला में बैठक की गई थी, जिसमें सदर सीओ अरविंद कुमार लाल ने ये चौंकाते हुए बताया कि इस हिंसा सुनियोजित तरीके से की गई थी और इस हिंसा में कट्टरपंथी संगठन के स्लीपर सेल जिले में एक्टिव थे। उनका पहले दंगा करने का मकसद, हिंसा करने का मकसद जिले के शहरी क्षेत्र में थी, लेकिन शहरी क्षेत्र में पुलिस की चौकस देखकर ग्रामीण क्षेत्र को उन्होंने चुना और ग्रामीण क्षेत्र के हिरी में हिंसा हुई, जहां हिंसा से पहले ही 4-5 घंटा पहले से ही वहां लोगों से भड़काव बात की जा रही थी, जिसके बाद ये जुलूस में पथराव हुए और हिंसा आगे बढ़ी। आकाश, क्या ये पहले जानकारी नहीं थी कि स्लीपर सेल एक्टिव है और वो हिंसा करा सकता है? इसकी जानकारी नहीं थी क्या? जी, प्रशासन को कहीं ना कहीं भनक थी, लेकिन ये बात की भनक नहीं थी कि ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के कार्य और हिंसा को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र में पुलिस को भी इसकी जानकारी थी। इसलिए शहरी क्षेत्र में घटना होने की संभावना थी, इसलिए शहरी क्षेत्र में पुलिस लगातार कैंप कर रही थी और हर चौक चौराहे, हर गली और हर वैसे जगह जहाँ पर संवेदनशील जगह होती है, जहाँ पर इस तरह से घटना हो सकती थी, वहाँ पे पुलिस की भारी तादाद में मौजूद थी और तैनाती की गई थी। आकाश, एसआईटी का गठन कर दिया गया है, बड़ा खुलासा हो ही गया है, तो क्या अब उन लोगों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है और लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है? जी, जिला प्रशासन ने खुलकर कहा है कि इस तरह के स्लीपर सेल जो कि काफी गोपनीय तरीके से घटना को अंजाम देते हैं, लोगों का माइंड वॉश कराते, अपने हिसाब से कार्य करवाते हैं, उनका चिन्हित किया जा रहा है और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाएगा। इसी बीच कल रघुवर दास भी यहाँ आए थे और उन्होंने भी दावा किया था कि इस हिंसा सुनियोजित तरीके से की गई है और इस हिंसा में आतंकवादी कट्टरपंथी संगठन पीएफआई का हाथ होने की उन्होंने भी आशंका जताई थी और उन्होंने उच्च स्तरीय मांग एसआईटी गठन कर जांच की मांग की थी, जो कि अब एसआईटी की गठन हो चुकी है और लोहरदगा में जो घटना हुई इसकी जांच एसआईटी करेगी। जी, क्या आकाश, क्या जिस तरह से एसआईटी की जांच जारी है और ये खुलासा भी हो गया है, तो ऐसे में जो चिन्हित करने की जो प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि कब तक उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? इसको लेकर क्या क्या कोई रोड मैप तैयार किया गया है पुलिस अधिकारी की तरफ से? जी, इस तरह से जो कि स्लीपर सेल के लिए काम करते हैं वो काफी तेज और चालाक चतुर टाइप के लोग रहते हैं, आपस में ही लोगों के बीच रहते हैं, लेकिन पुलिस या प्रशासन को समझ में नहीं आता है कि ये स्लीपर सेल है या फिर आम पब्लिक है। इसलिए इस तरह के जो भी जांच होंगे उसे पुलिस भी गोपनीय तरीके से करेगी और उनको धर को कुछ नीति काम गोपनीय तरीके से करके उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आकाश। तो ये बड़े खबर, और इस खबर में ये एक बड़ा खुलासा हुआ है कि ये सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें स्लीपर सेल भी एक्टिव था और उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो एसआईटी टीम का गठन भी कर दिया गया है और अभी इलाके में धारा 144 लागू है और इलाके में चौथे दिन भी इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। हालांकि अभी भी जांच जारी है और एसआईटी गठन के बाद अब उन स्लीपर सेल में शामिल जो आपराधिक तत्व हैं, जो आरोपी हैं, उनको चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है। उन्हें चिन्हित किया जाएगा और जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसका एसडीओ ने ये आश्वासन जरूर दिया है।
चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा है कि वो केस मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार उनके खिलाफ धारा 353 तो छोड़िए 302 का भी केस दर्ज करा दे तो भी वो पीछे नहीं हटेंगे और जय श्री राम बोलेंगे। गढ़वा में बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही मीडिया से बात कर रहे थे। रामनवमी के जुलूस में शामिल होने को लेकर रमना थाने में भानु प्रताप शाही के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। भानु प्रताप का दावा है कि जुलूस के दौरान उन्होंने जिला प्रशासन का पूरा सहयोग किया, नहीं तो साजिश के तहत जुलूस में बहुत कुछ हो सकता था। पुलिस को इसकी भी जांच करनी चाहिए। बीजेपी विधायक ने चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के भीतर केस वापस नहीं होता है तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। से डरने वाले आदमी तो है। हमारे ऊपर 353 नहीं 302 लगा करके भी ये सरकार अगर भेजना चाहती है तो हम जाने के लिए तैयार। हमको कहना यह है कि अगर मेरी कोई गलती है, हमारे क्षेत्र की सम्मानित जनता का कोई गलती है, राम भक्तों का कोई गलती है तो पहले वो प्रमाणित हो। और नहीं तो जिन पदाधिकारियों ने ये गलती की है वो FIR करके राम भक्तों पर और हमारे धर्म और हमारे आस्था पर चोट और कुठाराघात पहुंचाने का काम किया है, सरकार के कहने पर तुष्टीकरण की राजनीति में जो इंस्ट्रूमेंट बनने का काम किया है, उन पर जांच होनी चाहिए। चलिए अगली खबर जामताड़ा से है। जामताड़ा में बिजली के तार की चपेट में आने की वजह से पिकअप वैन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पिकअप वैन को पूरी तरह अपनी जद में ले लिया। घटना नाला थाना क्षेत्र के अफजलपुर गांव की है। आग के कारण पिकअप वैन में लदा पुआल जलकर राख हो गया। अचानक लगी आग के कारण पिकअप वैन में मौजूद पश्चिम बंगाल निवासी शेख रविउल नाम का शख्स बुरी तरह से झुलस गया है। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने आग में झुलसे शख्स की जान बचाई और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान वैन पूरी तरह से जलकर राख हो गया। खबर के मुताबिक वैन अफजलपुर से पुआल लेकर पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला स्थित बड़कला की ओर जा रहा था। लोगों ने घटना के लिए बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। उधर झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का लोगों ने विरोध का सामना करना पड़ा। आलमगीर आलम बोकारो के सेक्टर 4 स्थित कांग्रेस ऑफिस में आयोजित कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। तभी बोकारो स्टील प्लांट के कारण विस्थापित हुए लोगों ने मंत्री का विरोध करते हुए हंगामा किया और मंत्री के साथ साथ राज्य सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। हंगामा कर रहे लोगों ने सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर मंत्री आलमगीर आलम ने विस्थापितों की मांगों को सही बताते हुए मामले की जांच कराने की बात कही और उनकी समस्याओं को दूर करने का भरोसा भी दिलाया। हम लोगों ने ठाना है कि इस बार अगर हम लोगों को पंचायत में शामिल नहीं किया गया है तो हम लोग आने वाले समय में MP और MLA चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और जिस तरीके से आज हमारे मंत्री महोदय से मिलने के लिए आए थे, हम विस्थापितों के साथ बदसलूकी की गई है, ढकेल के बाहर निकाला गया है। हम चेताना चाह रहे हैं मंत्री और कांग्रेस के साथियों से, कांग्रेस के नेताओं को बोलना चाह रहे हैं कि हमें जिस तरह ढकेला गया है ना, हम भी विस्थापित क्षेत्र रहिए, हम लोग भी ढकेल के निकालने का काम करेंगे। वहाँ पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो संसद चुनाव चुन लेते हैं, वहाँ विधायक का चुनाव होता है तो विधायक चुन लेते हैं, लेकिन वो पंचायत का प्रतिनिधि नहीं चुन पाते हैं। तो जो ग्रामीण जो व्यवस्था है, पंचायत को जो दिया है, शक्ति दिया है, रोड नाला प्रधानमंत्री आवास से लेकर और सारी वो चीज़, वो उनको नहीं हो पा रहा है, तो कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की, अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाती तो क्या देवघर का त्रिकुट रोपवे हादसा टाला जा सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सरकार की ओर से नियुक्त संस्थान ने जो जांच रिपोर्ट दी थी, अगर उस पर ही अमल किया जाता तो संभव था कि यह हादसा होता ही नहीं। दरअसल त्रिकुट रोपवे की सरकार की ओर से नियुक्त संस्थान सिम्फर ने जांच की थी, जिसके बाद इसकी रिपोर्ट पर्यटन विभाग को सौंपी गई थी, जिसमें संस्था ने कई खामियां भी पाई थी, जिस ओर इशारा भी किया गया था। अगर उन खामियों को दूर कर लिया जाता तो संभव था कि यह हादसा होता ही नहीं। उधर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल्य सहदेव ने सिम्फर की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। धनबाद बेस्ड इंडियन काउंसिल ऑफ माइंस एंड फ्यूल रिसर्च, जो भारत सरकार के काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के तहत कार्य करता है, उसकी टीम ने 17 मार्च 2022 को त्रिकुट रोपवे का निरीक्षण किया था
और कहा था कि रोपवे में लंबे समय से रख रखाव नहीं हुआ है और टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इस पूरे रिपोर्ट को 1 महीने तक दबा कर रखा। तो हम मानते हैं कि जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये दुर्घटना हुई, राज्य सरकार को शीघ्र उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उधर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने बीजेपी की मांग का समर्थन करते हुए दोषी अधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ऐसी चूक बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तौर पे देखिए, जो रोपवे के संचालक जो कंपनी है, कहीं ना कहीं उन कंपनियों के अधिकारियों से चूक तो हुई है और यही चूक का परिणाम है कि आज देवघर जैसे नगरी में, बाबा की नगरी में इतना बड़ा हादसा होते होते बचा। हम इसके लिए सैल्यूट करना चाहते हैं एमडीआरएफ के जवानों को और आर्मी के जवानों को, जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके इतने बड़े हादसे को रोकने का काम किया है। देवघर के त्रिकुट पहाड़ रोपवे हादसे में कुल 57 लोग ट्रॉली में फंसे थे, जिसमें से 48 लोगों को एयरफोर्स और सेना के जवानों ने सफल रेस्क्यू किया। लेकिन सेना के मोर्चा संभालने से पहले देवघर के ही 2 दूतों ने अपने दम पर केबिन में फंसे लोगों को बाहर निकाला था। अपनी जान की परवाह किए बगैर गोविंद सिंह और पन्ना लाल ने कई लोगों को जिंदगी दी। केबिन में फंसे लोग अपने जीवित बचे रहने की उम्मीद खो चुके थे। आखिर कैसे इन 2 देवदूतों ने लोगों को मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकाला, खुद सुनिए उन देवदूतों की जुबानी। ऊपर में तो जुगाड़ तो नहीं था, चेयर भी नहीं था, मगर हम लोग जो टावर में जो लेनर लगता, मतलब कि जो चक्का में जो लेनर लगता है उसको नीचे तो पड़ा हुआ था, उसको बांधे, टायर में बांधे, उसके बाद रस्सी बांधे, उसको टावर चढ़े। टावर चढ़ने के बाद बहुत लगभग कि 20 मीटर दूर में केबिन था, तो जाने कोई सुविधा नहीं, तलाश में रोप में झूलते झूलते गए। फिर वहाँ से केबिन खोले गेट, उसके बाद अंदर घुसे, पैसेंजर फंसा था। उसके बाद पैसेंजर को सेफ्टी बेल्ट पहनाए, उसके बाद कुपी भरे ऊपर में और कुपी से उसको धीरे धीरे नीचे उतारे। और हम लोग तो हादसा देख के हम लोग पहले हॉपलेस हुए कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर हिम्मत बांधे, 4:30 बजे टाइम था, बोले तो शाम हो जाएगा, इसलिए हम लोग हिम्मत बांधे कि किस तरह को करना है। उसका एक आदमी नीचे था, वो तो हाफलेस हो रहा था कि हमारा भैया उतार दीजिए। फिर हम सोचे किसको छोड़ के तुम कहीं जा नहीं सकते हैं, तो अपना जान जोखिम में डाल के धीरे धीरे गए। उसके बाद केबिन के अंदर गए, उसके बाद सेफ्टी बेल्ट पहना के रस्सी में टायर बांध के उसको धीरे धीरे हम लोग नीचे उतारे। ऐसे करके हम लोग सब पंजर नीचे उतारे, उसके बाद हम भी नीचे उतरे। एक ही बार रोपवे में जो दुर्घटना हुआ, हादसा हो गया, हम लोग मटेरियल रोपवे में कुछ आदमी था वहाँ चालू कर रहा था, हम भी गए। जाने के बाद वो मटेरियल पे चालू तो नहीं हुआ, कुछ आदमी था वहाँ, उसको बोलने का बाद सबसे पहले बोले कि पैसेंजर को उतारिए, उसका जो होगा देखा जाएगा। कुछ ग्रामीण आदमी था, उसके सहारा लिए। लेने के बाद हम 5-6 केबिन तो ऐसे उतारे, उसके बाद सेफ्टी बेल्ट लगाए। सेफ्टी बेल्ट लगा के तो 8 केबिन लगभग का आदमी उतारे, उसमें 2-4 भी बच्चा था, उसका साथ में लेके हम ही उतरे। और अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रोपवे हादसे में लोगों की जान बचाने वाले जवानों और लोगों को सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो सीएमओ की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। त्रिकुट पहाड़ हादसे में एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, आईटीबीपी, जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों के साथ साथ जो वहां पर जान जोखिम में डालकर फंसे हुए लोगों की जान बचाने वाले थे, उनको अब सम्मानित किया जाएगा। पन्ना लाल जो कि माननीय मुख्यमंत्री सोरेन को सम्मानित करेंगे, जिन्होंने कई लोगों की जान बचाई। सीएमओ की तरफ से ये ट्वीट सामने आया है। और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि रेस्क्यू टीम के जाबाजों से पीएम मोदी करेंगे बात। देवघर रेस्क्यू टीम के सदस्यों से करेंगे बात। त्रिकुट रोपवे हादसे में 57 लोगों की बचाई गई थी जान, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेस्क्यू टीम के जाबाजों से बातचीत करेंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे। चलिए, और अधिक जानकारी के साथ अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, प्रधानमंत्री उन जाबाजों से मिलेंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे, क्या कुछ जानकारी इस बाबत? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से कठिन परिस्थिति में जो वहां के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, और आपको ये भी बता दूं कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री से इस मुद्दे पर बातचीत करते रहे और लगातार उस हादसे की जानकारी लेते रहे, राहत कार्य का जायजा लेते रहे। अब चूंकि ऑपरेशन खत्म हो चुका है, ऐसे में जितने भी जवान लगे थे, जाबाज लगे थे,
उनमें से कुछ लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे बातचीत करेंगे, जानना चाहेंगे हालात को लेकर के कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार इस हादसे को लेकर गंभीर थी। और जाहिर सी बात है, ये भी जानकारी लिया जाएगा कि अभी जो रेस्क्यू किए गए हैं लोग, उनके किस तरह के हालात हैं, वो किस तरीके से हैं, क्या उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तमाम बातों की जानकारी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो बातचीत करेंगे उसमें लेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन जाबाजों के साथ मिलेंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे और रेस्क्यू के बारे में जानेंगे भी। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। राज्य के पॉलिटेक्निक रांची के छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन किया। ये लोग हॉस्टल की मांग पर अड़े हैं। छात्रों का कहना है कि पिछले 3 साल से उन्हें हॉस्टल नहीं दिया गया है। बार बार हॉस्टल के लिए आवेदन दिया, लेकिन प्रिंसिपल किसी न किसी बहाने से इनकार कर देते हैं। वहीं प्रिंसिपल का दावा है कि हॉस्टल पर अवैध रूप से दूसरे छात्रों का कब्जा है और उसे खाली कराने के लिए प्रशासन से मदद ली जा रही है। वहीं छात्राओं का कहना है कि गर्ल्स हॉस्टल में कॉलेज के स्टाफ रह रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर लड़कियों को हॉस्टल नहीं दिया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है रांची के पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जहां के बच्चे जो है लगातार हॉस्टल अलॉटमेंट को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या है इनकी मांग, इसे लेकर के हम इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? प्रियल रंजन। तो यहाँ पे आप धरना पर बैठी है, क्या मांग है आपकी? जी, हम लोग को हॉस्टल का मांग है, क्योंकि हम लोग अब सेकेंड ईयर के लास्ट में ही है, लेकिन स्टार्टिंग से मतलब बोला जा रहा है मिलेगा पर अभी तक नहीं मिला है। 2 साल कॉलेज में अभी तक हॉस्टल नहीं मिला, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम चंचला शर्मा है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि सर हम लोग को हॉस्टल दीजिए, हॉस्टल, बट हमेशा इग्नोर करते हैं। बोलते हैं अभी हम लालपुर में रहते हैं, सोचिए इतना दूर ट्यूशन कॉलेज आना कितना टफ है, वो भी इतना धूप में। हम लोग के लिए है तो सर लोग को सोचना चाहिए, अगर लॉकडाउन है, अगर बॉन्डिंग नहीं है तो लॉकडाउन में बनवा ले, बट अब बोलते हैं कि बॉन्डिंग बनवाएंगे। बॉन्डिंग बनवाने में तो टाइम तो लगेगा ना, फिर तो हम लोग का 4-5 गुजर रहेगा, 6 बचेगा। 6 में क्या यहाँ रहने आएंगे? अच्छा होगा ना कि हम लोग उधर ही रह लेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप चूंकि लालपुर से इतने दूर आती है तो कहीं डर भी लगता होगा, कहीं सुरक्षा को लेकर के कुछ ऐसा होता है? ऑफ कोर्स मैम, लड़की लोग को अकेले आना थोड़ा टफ लगता है, डर तो लगता है, बट क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल को तो सुनना नहीं है, बस हमेशा इग्नोर कर देते हैं कि देंगे, बट कब देंगे। हाँ, सारी लड़की लोग जाते हैं, ग्रुप बना कर जाते हैं, बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं, बस एक ही कि बॉन्डिंग नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांग रहे हैं? मैम, हम लोग को तो हॉस्टल अलॉटमेंट चाहिए, जो कि हो नहीं रहा है प्रिंसिपल के द्वारा। हम लोग अभी मैं 3rd ईयर में हूँ। हम लोग 3 साल से कोशिश कर रहे हैं कि हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रही है। जबकि हम लोग फॉर्म हमेशा देते हैं, और जब जाते हैं फॉर्म दिए तो कुछ तो लेना है ना उनसे, तो फॉर्म दिए, फिर वहाँ गए मांगने कि हम लोग को हॉस्टल अलॉटमेंट कीजिए, तो सर बोलते हैं हॉस्टल अलॉटमेंट तुम लोग का नहीं करेंगे। 250-300 करीब आसपास एप्लीकेशन आया हुआ है। कुछ लड़के हॉस्टल अनऑथराइज कैप्चर किए हुए हैं, और जिसके संबंध में हम अपने प्रशासनिक विभाग को रिपोर्ट किए हुए हैं, और प्रशासनिक विभाग द्वारा जिला प्रशासन को भी रिपोर्टेड है। उस संबंध में SDO साहब से पत्राचार चल रही है कि अनऑथराइज लड़के जो हैं खाली करेंगे। इस संबंध में SDO साहब से पत्राचार चल रही है। तो इस तरह की दलीलें जो है कॉलेज प्रशासन की तरफ से दी जाती है। जब बच्चे उनके पास जाते हैं कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर के अपनी मांग रखते हैं, तो कॉलेज की तरफ से ये कहा जाता है कि आप SDO के पास जाइए, SDO से बात कीजिए। इस तरह की दलीलें जो है कॉलेज की तरफ से दी जाती हैं। रांची से कोमल बहल, न्यूज़ 18। और अगली खबर धनबाद से है। धनबाद में अपराधियों का दुस्साहस कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पथरडीह इलाके के BCCL के मोनेट कॉल वॉशरी के 5 नंबर साइडिंग में अज्ञात नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने जमकर उत्पाद मचाया। अपराधियों ने पहले पत्थरबाजी कर दहशत फैलाई, फिर गाड़ियों को क्षतिग्रस्त भी कर दिया। इस दौरान पिस्टल का भय दिखाकर कर्मचारियों को एक जगह बंधक बनाकर रखा। साथ ही कर्मियों से गाली गलौज करते हुए मोबाइल छीन लिए और कैश भी छीन लिए। इस दौरान मारपीट से कई कर्मचारी घायल भी हुए हैं। घटना की जानकारी प्रबंधक को दी गई है। 2 बजे हमारे जैसे ड्राइवर द्वारा हमको सूचना दिया गया है कि कुछ नकाबपोश आदमी 10-12 आदमी आए थे साइडिंग में, और अचानक आके एक आदमी को पकड़ा, पहले एक ड्राइवर को पकड़ा और उनको आके गाली गलौज करने लगे। तो वो जब उनसे मुँह लगने लगे तब उनको पिस्टल भिड़ा दिया,
बैठा के फिर बाकी एक दो जो ड्राइवर थे उनको हमला भी किए, चोट भी लगा थोड़ा। क्या गाड़ी का शीशा फूटा है? 2 हाईवा का, 2 लोडर का। और अगली खबर बोकारो से है, जहां ग्रामीण विकास प्रमंडल बोकारो के जूनियर इंजीनियर हरेंद्र कुमार पाठक पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने इंजीनियर पर 12 सालों से शारीरिक शोषण और मारपीट का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि 25 अक्टूबर 2010 को इंजीनियर ने बोकारो के राम मंदिर में जाकर उसके मांग में सिंदूर डालकर पत्नी के रूप में स्वीकार किया और 2012 में एक जमीन खरीदकर उसमें घर भी बनवाने का काम किया। इस मामले में जब आरोपी इंजीनियर से बात की गई तो उन्होंने पहले महिला को पहचानने से इनकार कर दिया, ब्लैकमेल की बात कही और सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। किया, मारपीट किया, मेंटली टॉर्चर किया, सब कुछ किया हमारे साथ। हमारा यूट्रस निकलवा दिया, ना हमें मां बनने का सुख दिया, ना हमें पत्नी बनने का सुख दिया, ना हमें बहू बनने का सुख दिया। इससे शर्मनाक बात हमारे लिए क्या हो सकता है? आप पर आरोप लगा रहे कि आप 10 साल तक उसका यौन शोषण किए। सब गलत है, झूठा। सही क्या है बता दीजिए। ब्लैकमेल किया जा रहा है हमको। वो तो अपनी दीदी के घर गई हुई थी दातू। हम उस समय कसमार में हमारी पोस्टिंग थी। ब्लॉक में लोग आया था इंदिरा आवास के संबंध में जानकारी लेने के लिए। वहीं से जान पहचान हुई, कसमार ब्लॉक से 2011 में। जान पहचान करते करते उनके घर तक आप चले गए? कहाँ, हम उसका घर भी नहीं जानते हैं, हम क्यों जाएंगे उसके घर? तो आर्यापुर यहाँ बिहार में दोनों आदमी एक साथ प्लॉट क्यों खरीदे? प्लॉट है आर्या बिहार में, वो बरगला के हैं। पहला बात तो यौन शोषण की बात नहीं है, रिटर्न स्टेटमेंट कुमारी का है जिसमें वो उसको पति बताई है। और दूसरा उधर पाठक की वाइफ का भी FIR, दोनों पक्षों का FIR दर्ज कर लिया गया है। उसमें अनुसंधान किया जा रहा है, अनुसंधान पश्चात उसमें कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी। बने रहिए हमारे साथ। देवघर रोपवे हादसा संयोग या लापरवाही? कितने सुरक्षित बिहार झारखंड के रोपवे? सेफ्टी और मेंटेनेंस का क्या है हाल? बिहार झारखंड के रोपवे की सबसे बड़ी पड़ताल। शाम 6:26 पर